हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2021-22 के लिए और इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसको इंग्लिश में हायर एजुकेशन भी कहा जाता है, तो इस यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा, इसके डिटेल्स भी मैं बताता हुआ चलूंगा। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ही हो जाएंगे अगर आप इसको समझ लेंगे तो। इसके साथ ही साथ आपको करना क्या है कि इसे प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करते हुए चलना है। वीडियो लगेगी फास्ट है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िएगा, उसके बाद से अपना राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ मैं डिटेल्स को बताऊंगा और डिटेल से क्वेश्चन बनने की संभावना आपके एग्जाम में पूरी है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिक्स देशों का अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में घटता हुआ सही क्रम क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पर आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर लेते हैं। इसके बाद से आपको क्वेश्चन हायर एजुकेशन को देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भारत दिया गया है, चीन दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका और रूस। बेसिकली क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो ब्रिक्स देश हैं, यहाँ पर अनुसंधान पत्रों, जो कि यहाँ पर जो देश के नाम दिए गए हैं, अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में घटता हुआ सही क्रम बताना है हमें। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन होता है उसको पहले नंबर पर लिखना है, फिर उसके बाद से उससे कम, इस तरीके से घटते हुए क्रम में क्या करना है, हमें लिखना है या बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। समय लीजिए लेकिन इसका राइट आंसर भी बताने का आप प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे आपका यहाँ पर चीन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पर भारत हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपका रूस हो जाएगा, और चौथे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। जो यहाँ पर दिया गया है देश का नाम, उसके अनुसार यहाँ पर पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत, और तीसरे नंबर पे रूस, और चौथे नंबर पे आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में ये घटता हुआ सही क्रम आपका हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ वैश्विक भागीदारी के अनुसार अन्य ब्रिक्स देशों की स्थिति क्या है उसको भी आप जान लीजिए। देखिए चीन का जो यहाँ पर आपका अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन है टोटल 100%, यानी विश्व में जो टोटल 100% अनुसंधान पत्रों का जो यहाँ पर प्रकाशन होता है उसमें जो भागीदारी है चीन की, वो है आपका चीन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चीन, और ये आपका हो जाएगा 20.67%। ये वैश्विक भागीदारी है आपका अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन में। उसके बाद से जो है जो क्वेश्चन में आपका दिया गया है वो भारत था, तो भारत का कितना है इसको भी आप जान लीजिए। तो भारत का आपका यहाँ पर हो जाएगा 5.31%, यानी 31% आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका वैश्विक भागीदारी है। इसके साथ साथ रूस आपका यहाँ पर है, तो रूस का कितना है इसको भी जान लीजिए। तो रूस का है आपका 3.19% जो है यहाँ पर वैश्विक भागीदारी है, और दक्षिण अफ्रीका का यहाँ पर बहुत ही कम है। तो इस तरीके से ये क्रम आपका राइट हो जाएगा, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आपको डिटेल्स पता होना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय का ई शोध सिंधु प्रयास छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय का ई शोध सिंधु प्रयास छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को क्या उपलब्ध कराता है, इन चारों विकल्पों में से यही आपको बताना है। तो सही आंसर बताने का प्रयास करें कमेंट बॉक्स में। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ई जनरल्स जो है यहाँ पर छात्रों को जो है और इसके साथ ही साथ अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराता है आपका ई शोध सिंधु, ये आपको याद रखना है। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो ई शोध सिंधु का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा हेतु गुणात्मक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तथा ई जनरल्स आदि तक पहुंच प्रदान करना है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ जो है इसमें
जिसमें सदस्यता के कम दरों पर शैक्षिक संस्थानों को पूर्ण पाठ ग्रंथ सूची एवं तथ्यात्मक डेटाबेस आदि शामिल होता है आपका यहाँ पर ई शोध सिंधु में। ये एक तरह का कह लीजिए कि पोर्टल है और यहाँ पर जो है आप जो भी छात्र हैं इसके साथ ही साथ अनुसंधान करता है उनको ई जर्नल्स उपलब्ध कराया जाता है यहाँ पर मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाना था और ये क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है प्राचीन शैक्षिक संस्थान है और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन वर्तमान समय में ये आपका जो है विक्रमशिला जो है भागलपुर जिला जो कि बिहार में पड़ता है वहां पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राचीन शैक्षिक संस्थान जो है यहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये आपको याद रखना है और ये भागलपुर जिला जो कि बिहार में स्थित है वहां पर है, ये आपको याद कर लेना है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने जो है 783 से 820 ईस्वी के द्वारा जो है यहां पर की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पाल शासक धर्मपाल के द्वारा। कब की गई थी ये भी डेट आपको याद रखना है, 783 और इसके साथ साथ 820 ईस्वी में जो है इसकी यहाँ पर स्थापना की गई थी या इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये आपको याद रखना है किसको? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर है। इसके अनुसार जो है यहाँ पर 1193 ईस्वी में जो है बख्तियार खिलजी की सेना द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है आपका, 1193 में जो है बख्तियार खिलजी की सेना के द्वारा जो है इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था, जो कि वर्तमान समय में आपका भागलपुरा जो कि बिहार में है वहां पर स्थित है। तो आशा करता हूं यहां तक डिटेल आपको क्लियर हो गया और सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट में यहां पर NSQF, इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूं NSQF जो है यहां पर हो जाएगा, के अनुसार स्नातक और BVOC डिग्री कार्यक्रम में कितने पाठ्यक्रम कार्य के क्रेडिट्स पूरा करना अपेक्षित है, यहां पर आपको बताना है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहां पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका 180 क्रेडिट जो है यहां पर पूरा करना अपेक्षित है, ये आपको याद रखना है। देखिए NSQF जिसका फुल फॉर्म यहां पर दिया गया है हिंदी में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, इंग्लिश में भी ये आपका नेशनल जो है स्किल क्वालिफाइंग फ्रेमवर्क, इस तरीके से आपका हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर फुल फॉर्म से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो NSQF का प्रारंभ भारत में कौशल विकास कर कुशल मानव संसाधन तैयार करने हेतु किया गया और इसके साथ ही साथ UGC के निर्देशों के अनुसार BVOC डिग्री हेतु जो है 180 क्रेडिट प्राप्त करना अपेक्षित है। और इसका पाठ्यक्रम जो है 3 वर्ष का होगा, जिसमें अभ्यर्थी 1 वर्ष बाद डिप्लोमा और 2 वर्ष बाद जो है एडवांस डिप्लोमा एवं 3 वर्ष पश्चात जो है डिग्री हेतु योग्य हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपसे जो आपकी परीक्षाएं करंट टाइम में चल रही हैं उसमें भी हो सके पूछ लिया जाए और इसके साथ आगामी जो भी परीक्षाएं UGC नेट की होंगी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है और कल भी अगर आप देख रहे हो, अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि MHRD भारत सरकार की योजना ERI और IA का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि यहां पर फुल फॉर्म इसका पूछा जा रहा है आप सभी से। इसको यहां पर मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, AR और उसके बाद से आपका I और फिर I हो जाएगा, फिर उसके बाद से A हो जाएगा। तो इसका बेसिकली आपको फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर A। यहाँ पर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट जो है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। किसका? ARII, A का जो है यहाँ पर फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर MHRD यानी कि जिसको वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, इसके द्वारा प्रारंभ की गई
ARIIA का पूर्ण रूप जो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट है। इसके साथ ही साथ यह सभी बड़े उच्च शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है और यहां पर इस मूल्यांकन हेतु जो है कुछ प्रमुख मापदंड है, तो उसको भी आपको याद रखना है। पहला आपका क्या है इसमें, बजट हो जाएगा, बजट है। दूसरा क्या है आपका इसमें, दूसरा आपका अवसंरचना एवं सुविधाएं, अवसंरचना एवं सुविधाएं आपका हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट जो है आपका तीसरा आपका जागरूकता हो जाएगा, फिर नेक्स्ट उद्यमिता होगा, पांचवा है आपका वाणिज्यिकरण होगा और नेक्स्ट है आपका अधिगम प्रणाली और यहाँ पर अभिशासन है। तो ये कुछ प्रमुख मापदंड है किसके लिए, यहाँ पर उच्च शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करने के लिए जो कुछ मापदंड यहाँ पर रखा गया, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ कि डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है, यानी कि इन चारों वेदों में से किसमें मिलता है आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है और इसका वर्णन किस वेद में मिलता है, ये आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अथर्ववेद में जो है ये आपका मिलता है क्या, आयुर्वेद जो कि एक स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है और इसका वर्णन आपका अथर्ववेद में है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। तो अथर्ववेद में विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है और यह विज्ञान कला तथा दर्शन दोनों की मिली जुली एक तरह से विधा है और आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है इसका वर्णन अथर्ववेद में जो है आपका मिलता है और आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद भी कहा जाता है, ये भी आपको याद कर लेना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा और जो डिटेल्स मैंने आपको अभी बताया उनको भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्थाएं राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड NBA के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी संस्थाएं जो है यहाँ पर आपका NBA के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड जिसको शॉर्ट में यहाँ पर NBA कहा गया है, यह जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसका शॉर्ट में नेम यहाँ पर AICTE होता है, इसके अंतर्गत स्थापित सेक्टर 10U प्रमाणन संस्थान है और ये विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, वास्तुकला, प्रौद्योगिकी प्रबंधन संबंधी विषयों में गुणवत्ता का सुनिश्चित आकलन करता है। कौन करता है, राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड जिसको शॉर्ट में यहाँ पर NBA कहा गया है। तो इसे आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से किसी उच्च अधिगम संस्था हेतु बाह्य जिम्मेदारी के सूचकांक है। तो यहाँ पर बाह्य जिम्मेदारी के सूचकांक के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसे ही हमें बताने का यहाँ पर क्या करना है, प्रयास करना है। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, समझना है। देखिए पहले दिया गया कि शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु प्रावधान, बी है पुस्तकालय और तकनीकी संसाधनों के उपयोग की पद्धति और डी है सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन और सी है पाठ्यक्रमों का सामाजिक जरूरतों के संगत होना और ई है यहाँ पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों की नियोजन पद्धति। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको अपना सही उत्तर चुनना है, यानी कि इन चारों में से ही अपना राइट आंसर बताना है। देखिए वीडियो लगे कि फास्ट है तो वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद से आपको पर्याप्त समय मिलेगा सोचने के लिए, समझने के लिए और उसके बाद से जो है अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा भी घबराहट नहीं होगी कि वीडियो बहुत तेजी से चल रही है और मैं जवाब नहीं दे पा रहा। तो पॉज करिए, सबसे सिंपल सा तरीका है और उसके बाद से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी और उसके बाद से जो डी आपका हो जाएगा और उसके बाद से ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन, इसके साथ ही साथ पाठ्यक्रमों का सामाजिक जरूरतों के संगत होना और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की नियोजन पद्धति, ये जो है आपका किसी उच्च अधिगम संस्था हेतु बाह्य जिम्मेदारी के सूचकांक होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए। तो उच्च अधिगम संस्था शिक्षार्थी केंद्रित होती है जहां विद्यार्थियों के अवधारणात्मक विकास के साथ ही साथ उनके नियोजन पर भी बल दिया जाता है और बाह्य जिम्मेदारियों के संदर्भ में
पाठ्यक्रम इस तरह बनाया जाता है कि विद्यार्थियों की उसकी सामाजिक जरूरतों को पूरा किया जा सके और बाह्य जिम्मेदारियों में संस्थान शिक्षार्थी में जो है गुणात्मक बदलावों को निरूपित करता है तथा व्यवहारिक जीवन से जोड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो डिटेल्स मैं बताता हूं वहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए कहता हूं कि डिटेल्स को अच्छे से समझिए। और ये क्वेश्चन जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यानी 2020 में जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है पेपर 1 में, वहां जो हायर एजुकेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहां पर करा रहा हूं, उसके साथ ही साथ डिटेल्स के साथ। तो आशा करता हूं कि ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी विश्वविद्यालय के किसी सांविधिक निकाय के पास अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति होती है। किसके पास होती है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किसी विश्वविद्यालय के किस सांविधिक निकाय के पास अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर विदत्त परिषद का जो है यहाँ पर अब इसके अंदर ये शक्ति होती है, जो कि जो है आपका किसी भी विश्वविद्यालय के जो है सांविधिक निकाय के पास जो है यहाँ पर दिया गया आपका विदत्त परिषद के पास जो है यहाँ पर कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति होती है, विदत्त परिषद, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए किसी भी विश्वविद्यालय के विदत्त परिषद नामक सांविधिक यहाँ पर निकाय के पास अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति होती है। इसके साथ ही साथ जो है विदत्त परिषद यानी कि एकेडमिक काउंसिल सभी शैक्षणिक मामलों के लिए जिम्मेदार भी होती है, जैसे कि अकादमिक नीति के निर्धारण एवं विनिमय आदि में, और इस परिषद में जो है सभी स्तरों के संकाय भागीदार होते हैं। इसके साथ ही साथ जो है इसमें सरकार की प्रतिनिधि तथा बाहरी विषय विशेषज्ञ भी जो है शामिल होते हैं, और परिषद द्वारा किया गया निर्णय अन्य वैधानिक निकायों द्वारा जो है अनुसमर्थन के अधीन होता है विदत्त परिषद में, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम हायर एजुकेशन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स देख लीजिए या उद्देश्य दिए गए हैं, इसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद से ही नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है अपना सही आंसर देने का प्रयास करना है। तो इसका सही आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर पहला, और उसके साथ साथ बी जो है आपका, और सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर पहले क्या बताया गया कि किसी कर्मचारी को उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का पता लगाने में उसकी सहायता करना, ये निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य होता है। इसके साथ ही साथ वांछनीय संगठनात्मक आचार के सृजन के लिए जो है यहाँ पर ये सहायता बाद में होगा, यहाँ पर सहायता करना होता है, सृजन में जो है सहायता करना होता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ जो है अगला जो हमारा है नई भूमिकाओं हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोजनार्थ लोगों की पहचान में सहायता करना, ये भी जो है निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा और आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है कमेंट बॉक्स में बताया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर कराया हायर एजुकेशन से, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो डिटेल्स मैंने आपको बताया वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, यानी इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हायर एजुकेशन से और किसी क्वेश्चन के जो डिटेल्स मैंने आपको बताए उसको समझने में दिक्कत होती है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सभी के जवाब देता हूं। इसके साथ ही साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे, लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है जिससे आप एक आध दो क्वेश्चन अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहता है कि जिससे मैं आपको कंटिन्यूअस वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। इसके साथ ही साथ वीडियो को
शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। लगता है कि वीडियो रेलिवेंट है, अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व है कि दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। देखिए इस पे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट भी आपको, वो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलता है। तो अगर आप अपडेट भी चाहते हैं एनटीए से संबंधित जो भी एग्जाम है आपका, यूजीसी नेट का, सीआईएसआर नेट का, और भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको इस चैनल से फायदा होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको इस चैनल से हेल्प नहीं मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।